फटा पोस्टर निकला हीरो या फटा पोस्टर निकला जीरो। बिहार की जनता का प्रशांत किशोर को लेकर क्या वर्डिक्ट रहेगा? क्या जन स्वराज पार्टी का सूर्य उदय होगा या सूर्य अस्त? इन सारे सवालों का जवाब 14 नवंबर को मिल जाएगा जब बिहार चुनाव के परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या फिर भी प्रशांत किशोर की मन की बात हमें पता चल पाएगी? क्यों लड़ रहे हैं प्रशांत बिहार इलेक्शंस में, वो राज्य जहां किसी नेता को पैर जमाने में ही दशकों लग जाते हैं? क्या वो बिहार का सच में कल्याण चाहते हैं या किसी पार्टी विशेष का? प्रशांत किशोर को जानने वाले उन्हें जिद्दी और डिटर्मिन्ड बताते हैं, लेकिन क्या ये जिद, ये डिटर्मिनेशन जो है, जन स्वराज पार्टी जो 238 सीट्स पर लड़ रही है उसमें से कितने सीट जिता पाएगी? बिहार चुनाव का पहला चरण अब हो चुका है। एक तरफ से आप देखें तो बिहार में हार जीत का फैसला ईवीएम में लॉक हो चुका है, लेकिन नतीजा जो भी हो, बिहार इलेक्शन की सुर्खियों में मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफी टाइम से बराबर बने रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन सबके मन में एक सवाल है, अगर बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर हो जाती है तो किसका साथ देंगे सरकार बनाने के लिए प्रशांत किशोर? क्योंकि पीके को आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक कहा गया है। सालों से जिस पार्टी ने पैसे फेंके उसी के लिए उन्होंने काम किया। तो क्या इस बार जो पावर देगा पीके को, पीके उसी का हो जाएगा? क्या आईपैक से, कंसल्टेंसी से बेशुमार पैसा कमाने के बाद पीके अब पावर चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, या वो किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं? उधर जमीन पर अगर आप देखें तो पीके ने शुरुआत तो बिहार में अच्छी की थी, लेकिन अब उनकी ऐठ कम हो रही है। क्या बिहार एक त्रिकोणा युद्ध बन पाया है जो शायद प्रशांत इतने दिनों से चाह रहे थे, या फिर हमारे रजे हुए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को बिहार की धरती ही एक करारा जवाब देगी? प्रशांत किशोर को समझने के लिए उनके पास्ट को समझना होगा, बिहार के पॉलिटिक्स को समझना होगा, और यह कि क्यों प्रशांत जैसा नेता हमारे देश में बहुत यूनिक है। प्रशांत लंबे समय से सेंट्रल अफ्रीका के चैड में काम कर रहे थे, यूएन के हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, लेकिन रुचि हमेशा से ही भारत में थी कि भाई इंडिया में कुछ किया जाए। वो अमेठी संजय गांधी हॉस्पिटल आए थे, वहां रहे थे, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स पर काम किया था। एक टाइम पर राहुल गांधी से भी मिलने की बात कही जाती है, लेकिन कांग्रेस से कुछ बात बनी नहीं। लेकिन जब किशोर ने गुजरात में मेल न्यूट्रिशन के बारे में एक लेख लिखा तो वहां गुजरात सरकार की वो नजर में आए। 2010 में किशोर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और स्टेट के हेल्थ केयर को बेहतर करने के लिए एक प्लान दिखाते हैं। मोदी उनकी बातों से प्रभावित होता है, और यह बात तो सही है कि मोदी टैलेंट किसी तरीके से भांप लेते हैं, और किशोर गुजरात सरकार से उसी समय से जुड़ जाता है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में वहां भी काम करने लगते हैं, जैसे मोदी के स्पीचेस को ड्राफ्ट करना, इलेक्शन के लिए डेटा एनालिसिस करना, वगैरह वगैरह। 2010 और 2012 के बीच में मोदी के राइट हैंड मैन अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से एग्जाइल कर दिया था शराबुद्दीन फेक इनकाउंटर केस के संदर्भ में। उस समय ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का और भार प्रशांत किशोर पर आता है। प्रशांत ने 2012 में गुजरात चुनाव के लिए मोदी को एज द फेस ऑफ गुड गवर्नेंस प्रोजेक्ट किया। उस इलेक्शन में पहली बार हमारे देश में 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मोदी के स्पीच को 26 शहरों में 53 लोकेशंस पर साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट किया, जो बाय द वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है एज अ रिकॉर्ड फॉर साइमल्टेनियस स्पीचेस। और मोदी की एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत होती है और गुजरात में वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। 2013 में प्रशांत ने CAG या सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस एक ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किया। इसका मकसद था 2014 इलेक्शंस में कैंपेनिंग करना, और कैंपेनिंग में कौन होगा? IIT, IIM, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, इस कैंपेन से जोड़ना है। इस इलेक्शन में कई इनोवेटिव कैंपेन्स हमें देखने को मिले, जैसे कि चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी, हर घर मोदी, वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी ले लीजिए। पहली बार इस तरीके से इलेक्शन में डिजिटल, इंटरनेट, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ। इंडिया में इलेक्शन कैंपेनिंग में एक बहुत रेवोल्यूशनरी, बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला 2014 इलेक्शंस में। नतीजा 2014 में नरेंद्र मोदी की लैंडस्लाइड जीत होती है, और जहां तक युवा वोट है वो तो सील हो जाती है नरेंद्र मोदी के लिए। इलेक्शन के कुछ टाइम बाद प्रशांत ने ये CAG ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व कर दिया। अब यहां आता है स्पेकुलेशन। कुछ का मानना है कि प्रशांत चाहते थे ये CAG एक एडवाइजरी बॉडी बन जाए टू द मोदी गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ का कहना है कि प्रशांत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2014 के जीत का उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए उन्हें शाबाशी मिलेगी, शाबाशी के साथ एक कुर्सी भी मिलेगी, गवर्नेंस पे कोई रोल मिलेगा, कोई मंत्री पद मिलेगा।
बीजेपी सर्कल्स में तो यहां तक यह कहा जाता है कि हां भाई कैंपेन बढ़िया किया था प्रशांत ने, लेकिन जरूरत से ज्यादा क्रेडिट लेने लगे, जैसा कि बाकी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं, सब उन्हीं का किया कराया है। और इस चीज को कभी भी बीजेपी में अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, खासकर कि अमित शाह को यह बात नहीं जची और मई 2014 के बाद बीजेपी और किशोर अपने अपने रास्ते हो लिए। कुछ महीनों बाद मोदी शाह से नाराज पीके ने आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी सेटअप किया और नीतीश कुमार का 2015 बिहार इलेक्शन का कैंपेन संभाला। उस वक्त याद रखिए नीतीश भी मोदी के नॉन सेक्युलर इमेज और एजेंडे से नाखुश थे। इनफैक्ट जून 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी का कैंपेन कमेटी चेयरमैन बना दिया गया था, याद करिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना अलायंस तोड़ दिया था। नीतीश और मोदी की जो अनबन है, उनकी जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल जर्नी नीतीश की, उसके बारे में हमने आपको इस एपिसोड में अलग से बताया है, जरूर देख लीजिएगा। बिहार भी इसको देखकर समझ में आ जाएगा। प्रशांत ने अब ना सिर्फ कैंपेन संभाला नीतीश का, बल्कि उस वक्त हुए महागठबंधन में वो लालू नीतीश के बीच में एक इफेक्टिव मीडिएटर का काम भी कर रहे थे। इलेक्शन में महागठबंधन की जीत होती है, नीतीश एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार चुनावी राजनीति में प्रशांत का पहला कैंपेन सक्सेसफुल होता है, सफल होता है और इस जीत के इनाम के तौर पर नीतीश ने प्रशांत को अपना एडवाइजर अपॉइंट कर लिया, एक ऐसा रोल जिससे वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लिए भी एलिजिबल हुए। प्रशांत इलेक्शन कैंपेनिंग में और भी जुड़ जाते हैं, काम करते रहते हैं। 2017 के आने वाले क्रूशियल विधानसभा इलेक्शंस के लिए प्रशांत ने इंडिया की ग्रैंड ओल्ड और बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस ने प्रशांत को उत्तर प्रदेश और पंजाब स्टेट इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटजी का काम दिया। पंजाब में प्रशांत को स्ट्रेटजी और कैंपेनिंग के लिए फ्री हैंड दिया गया, जो कि उनका वर्किंग स्टाइल है। और पंजाब में कई बेहतरीन सक्सेसफुल कैंपेन्स हमें दिखने को मिले, पर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। गांधी परिवार से सब चंगा सी तो था, पर उनके जो आइडियाज हैं, सजेशंस हैं, स्टाइल ऑफ वर्किंग है, कई पार्टी सीनियर्स को यह बात जमी नहीं। और पीके का यूपी में पहला जो खाट सभा है फॉर एग्जाम्पल, वो कैंपेन भी गलत कारणों से ही सुर्खियों में आया। पहले तो सभा में किसान नहीं आए, जो आए वो खाट चुरा कर ही भाग गए। कांग्रेस की खूब छीछा लेदर हुई मीडिया में। बाद में समाजवादी पार्टी के साथ किया अलायंस, अखिलेश राहुल को यूपी के लड़के बताने वाला कैंपेन, वो भी कुछ खास चला नहीं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस बुरी तरीके से हार जाती है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर की सरकार बनती है। अब ऐसा कहना शायद ठीक होगा कि पंजाब में प्रशांत किशोर के कैंपेन ने कैप्टन की जो छवि थी, वो जो नॉन एक्सेसिबल छवि थी, उसको सुधारने में काफी काम किया। लेकिन याद रखिए 10 साल शिरोमणि अकाली दल की जो इनकम्बेंसी थी, वो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर था, उसका भी कांग्रेस को काफी भारी बेनिफिट मिला। उधर जुलाई 2017 में बिहार में नीतीश ने आरजेडी के साथ अपना अलायंस तोड़ बीजेपी के साथ फिर से हाथ मिला लिया और साथ ही पीके एज बिहार एडवाइजर हुए, टाटा बाय बाय। पर अगले ही साल अक्टूबर 2018 में प्रशांत किशोर बन रहे हैं जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट, यानी सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर इन द पार्टी। अब सोर्सेस के मुताबिक प्रशांत को जेडीयू में वापस 2019 इलेक्शन और अलायंस पार्टनर बीजेपी के साथ स्ट्रैटेजी कोऑर्डिनेट करने के लिए बुलाया गया था। इसीलिए आज तक लोग यह सवाल पूछते रहते हैं कि पीके के तार किस हद तक बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर बीजेपी उनसे इतना ही खफा था, अपने रास्ते वो चले गए थे, तो इतना क्लोज जो अलायंस है बिहार में, गो बिटवीन पार्टनरशिप जो है वो कैसे बन गई। प्रशांत किशोर को पावर और पैसों से बहुत प्यार है, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसको प्रूव करने के लिए। सवाल बस यह है कि कौन से वो उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसके साथ प्रशांत किशोर सौदा नहीं करेंगे। क्योंकि जिस टाइम पर प्रशांत किशोर जेडीयू में वापस रुख करते हैं, उसी टाइम पर प्रशांत 2019 में आंध्र प्रदेश इलेक्शंस के लिए जगन मोहन रेड्डी का कैंपेन और महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए कैंपेन की देखरेख कर रहे थे। अब वो दोनों ही कैंपेन में बाय द वे सक्सेसफुल भी होते हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की भारी बहुमत से जीत होती है। महाराष्ट्र में काफी पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी अलायंस भी पावर में आती है। उद्धव सीएम बनते हैं। तो देखिए ऐट उनकी कहां कहां कितने कितने पार्टी में है। 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी के साथ वापस पावर में आती है, जिसके कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पार्लियामेंट में पास होता है। इस बिल पे नीतीश और प्रशांत के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। बिल को पार्लियामेंट में जेडीयू सपोर्ट करती है, प्रशांत अपना डिसअपॉइंटमेंट ट्विटर पर व्यक्त करते हैं।
इसके बाद प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में कई बातों को लेकर खटपट चलती रहती है और जनवरी 2020 में पीके को जेडीयू से एक्सपेल कर दिया जाता है। उस वक्त प्रशांत दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन भी डिजाइन कर रहे थे। फरवरी 2020 में आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीट्स जीतकर पावर में आती है, जिसका श्रेय काफी हद तक प्रशांत किशोर को जाता है। उस टाइम पर दिल्ली में माहौल काफी पोलराइज था। शाहीन बाग में हो रहे थे एंटी सीएए प्रोटेस्ट। उसकी वजह से अमित शाह ने चुनाव में इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। प्रशांत के गाइडेंस में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उन चुनावी हमलों से लगभग बिना नुकसान के बच लिए थे। उस इलेक्शन के दौरान भी प्रशांत किशोर ने अमित शाह के एक स्टेटमेंट पर जरूर पलटवार किया था। मोदी जी दिल्ली बदलना चाहते हैं तो मित्रों बटन दबाओ, तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि 8 फरवरी को दिल्ली में ईवीएम का बटन तो प्यार से ही दबेगा, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा और सौहार्द खतरे में ना पड़े। प्रशांत किशोर और अमित शाह के बीच में आज कैसे संबंध है, यह आज भी पॉलिटिकल स्पेकुलेशन का मामला बना हुआ है। लेकिन दिल्ली के बाद अगले साल वेस्ट बंगाल में हुए इलेक्शंस में प्रशांत ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के अगेंस्ट एक शानदार जीत में उसकी मदद की थी। इनफैक्ट इलेक्शन से 4-5 महीने पहले ही प्रशांत ने ट्वीट करके यह ऐलान कर दिया था कि बीजेपी बंगाल में डबल डिजिट्स भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, यानी 99 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाएगी। अगर वो गलत साबित होते हैं तो वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ देंगे। अब प्रशांत ने यह बात एकदम डंके की चोट पर कही थी और भाई सही साबित हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी 292 सीट्स में बंगाल में सिर्फ 77 सीट्स जीत पाती है। अब कई रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि यह प्रशांत के लिए एक स्वीट रिवेंज था, एक पर्सनल विक्ट्री थी अमित शाह के अगेंस्ट, जो बीजेपी का वेस्ट बंगाल कैंपेन पर्सनली ओवरसी कर रहे थे। अमित शाह खुद एक शार्प एज्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उन्हें अक्सर चाणक्य कहा जाता है। माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को आई टू आई आज भी नहीं देखते हैं। अब ये पब्लिकली आई टू आई नहीं देखते या प्राइवेटली आई टू आई नहीं देखते, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसके अलावा पीके ने डीएमके के साथ 2021 में तमिलनाडु चुनाव के लिए भी एक सक्सेसफुल कैंपेन पर काम किया था। 2022 में पीके ने फिर कांग्रेस पार्टी के साथ एक बातचीत शुरू की 2024 लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए। प्रशांत की कई मीटिंग्स होती हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के साथ, जिसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाने की बात करती है। पीके को उसमें एक डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात होती है। लेकिन फिर भी बात अगेन कांग्रेस से नहीं बनती है। अप्रैल 2022 में प्रशांत ये ऑफर डिक्लाइन करके ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस को उनसे ज्यादा उनके लीडरशिप को एक कलेक्टिव विल की जरूरत है डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पार्टी में ठीक करने के लिए। द न्यूज मिनट की इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस लीडर्स ने प्रशांत के बंगाल, बिहार और तेलंगाना में राइवल पार्टीज के साथ काम करने पर कंसर्न जताई थी, चिंता जताई थी। उस वक्त प्रशांत की टीआरएस के साथ भी बातचीत चल रही थी फॉर पॉलिटिकल कैंपेनिंग। और द हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीके के करीबी सोर्सेज ने बताया है कि प्रशांत ने कांग्रेस को कहा था कि वो तभी पार्टी ज्वाइन कर पाएंगे अगर उन्हें फ्री हैंड मिलेगा अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, पर कांग्रेस उन्हें सिर्फ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही देना चाहता था। लेकिन फैक्ट तो यही है कि भाई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी हमारे देश में एक नई चीज है। कुछ ही लोग इसकी जानकारी रखते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट में महारत ही हासिल की है उन्होंने। लेकिन रेंज की अगर आप बात करें तो प्रशांत किशोर के आसपास कोई नहीं आता है। बीजेपी से जेडीयू, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी, डीएमके घाट घाट का पानी पिया हुआ है। प्रशांत किशोर ने कह लीजिए कि उनमें भी एक फकीरी है। लेकिन बहुत पैसे कमाने के बाद अब लगता है कि प्रशांत को चाहिए पावर। अगर बिहार को बदलना है तो पावर पहले लेना होगा। इसी थॉट के साथ 5 मई 2022 को प्रशांत ने बिहार में जन स्वराज पद यात्रा की घोषणा कर दी। 3000 की व्यक्तिगत पद यात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे। 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती वाले दिन प्रशांत ने वेस्ट चंपारण के भितियारवा गांधी आश्रम से 665 दिन लंबी जन स्वराज पद यात्रा शुरू कर दी। वही आश्रम जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की थी 1917 में। और पदयात्रा शुरू करने के ठीक 2 साल बाद प्रशांत ने 2 अक्टूबर को 2024 को जन स्वराज पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, जिसके 5 की एजेंडास थे: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट,
पेंशन, महिलाओं के लिए इजी लोन्स और लैंड रिफॉर्म्स। प्रशांत के बारे में जो भी कह लो, फैक्ट तो यही है कि इस पदयात्रा में प्रशांत ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा वो चले, बिहार के नुक्कड़, छोटे बड़े शहर, गांव, सब जगह घूमे, अनंत लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम सुनी, जन स्वराज का विजन शेयर किया। पर क्या इस सब का मतलब है कि जनता जो है उनको आते ही पहली बार इस इलेक्शन में वोट दे देंगे? याद रखिए, नीतीश बाबू पूरी जिंदगी लगा दी बिहार में चुनाव लड़ते हुए, आज तक जेडीयू कभी अपने दम पर सत्ता नहीं बना पाई, ऑलवेज कोalition गवर्नमेंट पे थी। तो बिहार को ऐसे ही थोड़ी ना पीके को फर्स्ट टाइमर आने देगा और बिहार पर जीत होने देगा। लोगों की माने तो प्रशांत बातें तो सही कर रहे हैं, पर कोई एक्शन प्लान नहीं दिख रहा है। प्रशांत गवर्नेंस की बातें तो कर रहे हैं, पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं, बेटर एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट जन स्वराज का इलेक्शन सिंबल भी स्कूल बैग है। पर यह सब के लिए जन स्वराज का क्या टेंजिबल प्रॉमिस है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। जो भी दिख रहा है वो प्रशांत का यूजुअल कैंपेन स्ट्रेटजी भी नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। समझाता हूं कैसे। प्रशांत के कैंपेन्स में वो ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए ऐसे टेंजिबल वायदे करवाते हैं जिसके ऊपर जनता अकाउंटेबल उन्हें होल्ड कर पाती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए घर घर नौकरी, युवा के लिए 50 लाख रुपए या स्मार्टफोन। इनफैक्ट जो उनके सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमने बताया CAG कैग, उसका फुल फॉर्म ही ये था, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। बट प्रशांत की खुद की पार्टी आज बिहार कैंपेन में कोई अकाउंटेबल वायदे करने को नहीं दिख रही है। यही नहीं, प्रशांत के जो कैंपेन्स होते हैं हमेशा एक चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के अराउंड फोकस्ड होते हैं, एक प्रोमिनेंट फेस जिसके अराउंड ये कैंपेन बिल्ड होता है, एक रिलेटेबल फेस, एक एक्सेप्टेबल फेस। जन स्वराज में ऐसा नहीं हो रहा है। और बिहार की जनता को उसके लिए तो जरूरी है ना कि भैया वो किस पर भरोसा करें, नई पार्टी है। और आज तक प्रशांत को नीतीश का एक्स एडवाइजर, कैंपेन मैनेजर के रूप में देखा गया था, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। इनफैक्ट प्रशांत का खुद इलेक्शन ना कंटेस्ट करना, यह डिसीजन जन स्वराज पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिस इकलौते चेहरे पर बिहार की पहचान होनी शुरू हुई थी वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। बिहार के बेटे कहलाने वाले प्रशांत ने इनिशियली कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से लड़ेंगे, तो ये हाई एनर्जी कॉन्टेस्ट होने वाला था, लेकिन वो पीछे हट गए। इसके अलावा प्रशांत इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स, लार्जर देन लाइफ कैंपेन्स डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे 3D होलोग्राम रैली, चाय पर चर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब उनकी पदयात्रा बिहार में अपने आप में एक अच्छा कैंपेन था। इस स्केल पर शायद ही किसी पॉलिटिकल लीडर ने पिछले कुछ दशकों में बिहार में यात्रा की होगी, आई एक्सेप्ट। पर इसके अलावा बिहार में कोई बड़ा कैंपेन, कोई इनोवेटिव कैंपेन दिखने को नहीं मिला। बिहार इलेक्शन में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक कास्ट बेस बना के रखा है। जेडीयू की कुर्मी कोयरी है और ईबीसीज है, आरजेडी की ऑब्वियसली मुस्लिम यादव वोट बेस है, एलजेपी के पास पासवान वोट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर प्रशांत किशोर और जन स्वराज का कोई भी कास्ट बेस नहीं है। यह डिसीजन अगर इंटेंशनल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह पार्टी के लिए फायदेमंद होगी, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। प्रशांत ने नौकरी, पलायन रोकने की बातें बिहार के यूथ से कनेक्ट करने के लिए की, जिसका भविष्य इन सब चीजों पर निर्भर करता है। बाकी बिहार की जनता प्रशांत की बातों में कितना इंटरेस्टेड दिखेगी, कितना वोट कन्वर्जन होगा, यह अभी कहना मुश्किल है। 14 तारीख को पता चल जाएगा। पिछले साल हुए बाइपोल्स में भी जन स्वराज का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। वोटर शेयर केवल 10% और 4 सीट पर हुई इलेक्शन में जन स्वराज कैंडिडेट्स तीसरे या चौथे नंबर पर आए। अब विधानसभा चुनाव के लिए अनाउंस जन स्वराज कैंडिडेट ज्यादातर फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियंस, लॉयर्स, सिंगर एक्सेट्रा। ये प्रोफेशनली स्ट्रांग हो सकते हैं, इनकी छवि साफ हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इसका मतलब यह नहीं है कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं। यही नहीं, लोगों को यह भी दिख रहा है कि प्रशांत बातें तो बहुत बड़ी करते हैं लेकिन उन पर खरा नहीं उतर पाते हैं। जन स्वराज के लोगों में BR अंबेडकर और महात्मा गांधी के फोटोज लगा लगाकर एक इमेज बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ एंटी महात्मा गांधी, माने महात्मा गांधी को गाली बकने वाला यूट्यूबर मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल कर लिया। तो अपॉर्चुनिज्म भी यहां दिख रहा है। प्रशांत ने फॉर्मर बिहार डिप्टी CM और आरजेडी कांग्रेस के CM कैंडिडेट तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अरे कोई 9वीं क्लास का बंदा जो फेल हो चुका है क्लास 9 में, वो बिहार में विकास कहां से ला पाएगा।
बात तो सही है, लेकिन फैक्ट तो यह भी है कि खुद के फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट जन स्वराज के उदय सिंह खुद ही सिर्फ 12वीं पास हैं। जैसे जैसे 14 नवंबर नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रशांत का कॉन्फिडेंस भी कुछ डगमगाता हुआ दिख रहा है। उनकी पार्टी लगभग सारे सीट पर कंटेस्ट कर रही है, पर जब उनसे रिजल्ट के बारे में ठोस सवाल पूछे गए कि भाई आकलन बताइए, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो होगा आर या पार, अर्श या फर्श होगा, या तो 150 से ज्यादा सीट आएंगी या तो सिर्फ 10 सीट आएंगी। हां, ये कैसा ये आंसर है? ये तो वही बात हो गई, स्टूडेंट से पूछा गया एग्जाम कैसा होगा, तो वो बोलेगा या तो मैं एग्जाम में कंप्लीटली फेल कर जाऊंगा बुरी तरीके से, या तो मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा। ये कौन सा राजनीतिक आकलन हुआ, और खासकर कि एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट से? देखो, फैक्ट तो एंड में यही है कि प्रशांत किशोर को भी शायद इंटरनली मालूम है कि वो नहीं जीतेंगे, लेकिन इतना टाइम और पैसा फिर क्यों लगा रहे हैं? अभी ये बात सामने आ रही है कि महागठबंधन से ज्यादा पैसे तो प्रशांत किशोर ने डिजिटल एड्स, माने जन स्वराज ने डिजिटल एड्स में लगाया है बिहार में। तो क्या है एंड गेम प्रशांत किशोर का? पीके को लेकर दर्जनों कंस्पिरेसी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी। उनके राइवल्स का कहना है कि वो कुछ नहीं है, बीजेपी का बी टीम है, वोट काटने के लिए डाले गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद, कुछ भी कह देते हैं उसके बावजूद उन पर कभी रेड नहीं होती है। इनफैक्ट जब 2020 में नीतीश कुमार ने पीके को जेडीयू से एक्सपेल किया था, तब नीतीश के मुंह से यह बयान भी आ गया था कि प्रशांत को तो उन्होंने अमित शाह के कहने पर जेडीयू में इंडक्ट किया था। अब वो आया कैसे भाई? हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करे, ज्वाइन करे। वाह रे, क्या फकीरी चल रही है। एक तरफ कहा जाता है कि अमित शाह और पीके एनिमीज हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बयान आते हैं कि वहां से पीछे से सेटिंग हो रही है पीके की। अब पीके की आइडियोलॉजी को लेकर सवाल तो ऑब्वियसली उठेंगे कि भैया उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है पावर और पैसा छोड़कर, इसके अलावा वो किसी पार्टी के साथ काम कर लेंगे। तेजस्वी यादव ने भी पीके को ऑन रिकॉर्ड बीजेपी का एजेंट बोलकर रखा है। कुछ पत्रकारों और एनालिस्ट का मानना है कि भैया कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो है पीके और बीजेपी के बीच में, या कोई ताकत तो है जो पीके को शील्ड करती है, बचा कर रखती है, क्योंकि पीके बीजेपी पर बेशक निशाना साधते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन बीजेपी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करती है। उधर बीजेपी अपने बचाव में कहती है नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के एमपी जैसे संजय जायसवाल का कहना है कि प्रशांत किशोर तो लालू के लिए काम कर रहे हैं। कुछ चर्चा तो यह भी चलती है कि भैया कुछ सीट जीतने के बाद प्रशांत शायद किंग मेकर इमर्ज करेंगे 14 नवंबर को। उनके पास होंगी डिसाइडिंग सीट्स, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा पावर, कौन ज्यादा इज्जत देगा उसे, उसके साथ वो हो लेंगे। लेकिन हाल ही में हुए एनडीटीवी बिहार पावर प्ले कॉन्क्लेव के दौरान प्रशांत ने लिख कर दे दिया है कि वो ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद किसी गठबंधन के साथ जाएंगे, किसी अलायंस के साथ जाएंगे। लेकिन अगर प्रशांत ये सोच रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के तरह वो बिहार में एक आंधी ले आएंगे, तो शायद अपने करियर का सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि पीके ने बज जरूर बटोरा है, सोशल मीडिया पर भरपूर उसका उपयोग किया है, जम के पदयात्रा की है, लेकिन बिहार दिल्ली नहीं है। और यह बात समझना जरूरी है कि सिंपल पॉइंट है, सबसे पहले तो कोई पॉलिटिकल वैक्यूम बिहार में है नहीं, ना आरजेडी ना जेडीयू पीछे हट रहा है, नोबडी सीडिंग स्पेस, तो कोई खाली स्पेस नहीं है वो आके आम आदमी पार्टी की तरह दिल्ली या पंजाब में जो है जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। और कोई ज्यादा गुस्सा भी नहीं है। मजेदार बात यह है कि इतनी इनकम्बेंसी के बावजूद नीतीश के खिलाफ कोई ज्यादा गुस्सा नहीं है जो कि दिल्ली में था पार्टीज के खिलाफ। बिहार में युवा नाराज हो सकते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन इतना नहीं कि नीतीश को गाली बके, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बिहार में काम बहुत हुआ है। हां, जहां तक पलायन की बात है, नौकरी की बात है, वहां नीतीश फेल किए हैं, लेकिन अगर आप रोड डेवलपमेंट वर्क, वायलेंस की बात करें तो बिहार में कम से कम जंगल राज खत्म किया है, और लोग उस चीज के लिए धन्यवान हैं नीतीश कुमार को। और जहां तक लोगों की बिहार की बात है ना, एक सेंटिमेंट यह भी है कि प्रशांत किशोर तो अभी अभी आए हैं, नए नए आए हैं, अभी थोड़ा बैठे, थोड़ा काम करें, अभी तो सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं, जनाधार थोड़े ना ऐसे ही उनके पास चले जाएगा। बिहार में चीजें शिफ्ट होने में टाइम लगती है, तो अभी उन्होंने सेट फुट किया है, अभी 5-10 साल देखेंगे, उसके बाद हम वोट करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी 14 नवंबर को एग्जैक्टली कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। बस डेफिनेटली है, वोट कन्वर्जन मालूम चलेगा, उनकी जो रणनीति है उसके बारे में मालूम चलेगा, किंग मेकर बन पाएंगे या नहीं वो मालूम चलेगा, या उसके बाद या तो वो सच्ची में इतना बड़ा कैलकुलेशन किया है कि भैया पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से किंग मेकर बन जाएंगे, या तो बिहार ऐसा झटका देगी कि शायद प्रशांत किशोर वापस फिर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में ही वापस आ जाएं। तो नीतीश से ज्यादा, तेजस्वी से ज्यादा हमें इंटरेस्ट है 14 को इसके साथ क्या होगा, पीके के साथ क्या होगा, क्योंकि ऐसा पॉलिटिकल कैरेक्टर शायद ही आपको पूरे देश में मिलेगा जो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से एक किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहा हो।